अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब आतिफ बेग साहब। आज हम मौजूदा हालात के तनाजुर में मुसलमानों के दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर बात करेंगे और किसी ख़ास टॉपिक पर इनकी कीमती राय, मशवरे और कानूनी सलाह लेंगे। तो ये बात करते हैं। आपका जहाज़ी मीडिया चैनल पे खैर मकदम है जी। बहुत शुक्रिया यासीन साहब। तो वकील साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो मुसलमानों के सामने हालात हैं, सियासी हालात हो या मिली हालात हो, सारे हालात आपके सामने हैं जी। तो इन हालात में मुसलमानों के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी के लिए और मुस्तक़बिल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है? देखिए, जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, मुसलमानों के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुसलमान इन हालातों से, इन जैसे हालातों से बहुत पहले से जूझते आ रहे हैं। लेकिन जो सियासी तौर पे अगर हम बात करें तो हालात नाजुक हैं। जैसे कांग्रेस की हुकूमत थी 2014 से पहले जी, तो ख़ास तौर से मदारिस के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से, नमाज सड़क पर पढ़ने के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जिस पर बातचीत नहीं होती थी और हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ सद्भावना के साथ रहते थे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इन इश्यूज को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे पूरे मुल्क में कम्युनल और फिरका वाराना फसाद ही होते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ बिल्कुल हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं। तो कहाँ तक सच्चाई है इसका? देखिए, हर गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट रूल करती है, उसका अपना एक एजेंडा होता है कि उसको किस एजेंडे के तौर पर काम करना है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में कोई राइट्स नहीं हुए हों या हिंदू मुस्लिम दंगे ना हुए हों। तो लेकिन अगर बात यहाँ तक की जाए कि जहाँ नमाज पढ़ने का सवाल है, जहाँ मदारिस का सवाल है, तो लिहाजा इन चीज़ों को, जो चीज़ें आनी चाहिए थी, वो हमने खुद छोड़ा हुआ था। अब जो चीज़ें हम लोगों के पास नहीं थी, उन हमने इसका मौका सरकार को खुद दिया है, जहाँ तक मेरा कहना है। बात की आपने और मदारिस पर भी कानून शिकंजे कसते रहते हैं जी, तो हमने इसमें क्या छोड़ दिया जिसको हमें करने की जरूरत है? मदारिस को चलाने के लिए और मदारिस के चलते रहने के लिए बुनियादी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं? अगर हम कोई भी मदरसा चलाते हैं या कोई भी हम मदरसे को किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दो चीज़ें सामने आती हैं कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे और मदरसे का एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें पढ़ने वाले बच्चे कितना मदरसे में आने के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे हैं और कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तक हम इस चीज़ के ऑब्जेक्टिव को लेकर सामने नहीं आ पाए हैं। तो मदरसे में जितने बच्चे आते हैं तो उनका रजिस्टर तो होता ही है और यहाँ बात रजिस्ट्रेशन से नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, मदरसे में जो बच्चे आ रहे हैं वो मदरसे में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अगर दिल्ली की बात करेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ मदरसाज जो दिल्ली के अंदर रन कर रहे हैं और आप अगर मदरसों में जाके देखेंगे तो उसमें आपको दिल्ली के बच्चे बहुत कम मिलेंगे। यानी कहने मतलब है कि जी, इन्रोलमेंट है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसमें हर फैमिली से आप किसी को अगर कहेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज आपको ऐसी मिलेंगे, एवरेज फैमिलीज जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजना चाहती। तो इसके पीछे जो वजह है, लिहाजा हम लोग सब जानते हैं कि ये चीजें क्यों हम लोगों से लूप होल छूटे हैं। मदारिस पर जो कानूनी खतरात हैं वो क्या क्या है और इस पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मदारिस को और एक मदरसे को चलाने के लिए जो ड्यू डिलिजेंस है वो जब तक पूरा नहीं होगा तो आप सरकार को खुद मौका दे रहे हैं कि उस जी आप आजकल अब तो ये होता रहा है कि भाई कुछ अहले खैर जमा होते हैं और कराम जमा होते हैं, मदरसे के संग बुनियाद रख दी जाती है बिल्कुल और अवामी चंदे से उसको चलाया जाता है। अब तक तो ये होता रहा बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक मदरसे के चलाने के लिए मदरसे का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मदरसे का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है और मदरसे से पहले उस जगह का रजिस्ट्रेशन जिस जगह पर वो मदरसा चलाया जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन किस कानून के तहत होता है? रजिस्ट्रेशन देखिए, दो कानून के तहत होता है। पहला सोसाइटीज के तौर पर रजिस्टर किया जाता है या ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन ट्रस्ट एक्ट, दोनों के अंदर ये चीजें दी गई हैं जिसके अंदर आप अपने किसी भी रिलीजियस पर्पस से चलाने के लिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरे तौर पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो भी इसकी पावर देता है, लेकिन उसके लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स दूसरे हैं। अगर आप किसी मदरसे को चलाना चाहते हैं तो आपके लिए मदरसे का रजिस्टर होना सोसाइटीज एक्ट में और ट्रस्ट एक्ट में होना जरूरी है। आप दिल्ली का एक बुनियादी तौर पे एग्जांपल लीजिए कि दिल्ली के अंदर मोस्ट ऑफ द मदरसाज आर रजिस्टर्ड अंडर दी वक्फ एक्ट। वक्फ की जमीन पर वो मदरसा चल रहा है और उसका फाइनेंशियल ग्रोथ हो या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ हो, वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ देखता है। जैसे वक्फ बोर्ड के तहत जो मदारिस है, ठीक है, वक्फ गवर्नमेंट की बॉडी है, यहाँ पर जो उसके तहत मदरसे हैं उसका काम हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइवेट मदरसे की, आजाद मदरसे की। जी, आजाद मदरसे के लिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन होना सोसाइटी एक्ट में और इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ये जरूरी है। और इसके लिए जो जब आप एक मदरसा चलाना चाहते हैं तो आपको उसकी एक रिलीजियस बॉडी बनानी पड़ती है कि आप किस रिलीजियस पर्पस से उसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप ट्रस्ट एक्ट के तहत सेक्शन 8 कंपनी का बना करके चलाने की बात आप कर रहे हैं, तो जो प्रियम्बुल है दस्तूर का, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 है जी, तो इसमें हमें मजहबी आजादी हासिल है। बिल्कुल। तो ये मदारिस क्या इस मजहबी एक्ट से मुस्तस्ना नहीं है, जिसके लिए बिल्कुल है, बिल्कुल है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको कह रहा है कि मदरसा आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं अंडर द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, और ये दोनों आर्टिकल्स आपको इससे पावर कर रहे हैं कि आप अपने मदरसे को चलाइए और आपका मदरसा माइनॉरिटी रिलीजियस बॉडी के तौर पे चलाया जाएगा। तो इसके बावजूद भी फिर ट्रस्ट एक्ट या सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्टर कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन आपका मदरसा कराना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 रजिस्ट्रेशन की पावर नहीं है। वो आपको सिर्फ एक बुनियादी तौर पर इस चीज का एक फंडामेंटल राइट दे रहा है कि आप मदरसा एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए जो लॉ है, जो ड्यू डिलिजेंस में बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ आप सोसाइटीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट में और इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ही जाकर करा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है जी, तो बेटर क्या है कि इसको हम रजिस्ट्रेशन कराए वक्फ बोर्ड में जी, या फिर जो सोसाइटीज एक्ट है देखिए अगर आप सोसाइटीज में जाते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अगर आप कोई मदरसा रजिस्टर करते हैं तो उसके केयर टेकिंग राइट आपके पास रहेंगे, उसको चलाना कैसे है वो सब कुछ आप देखेंगे। लेकिन अब दूसरी सूरत हाल है कि आप वक्फ में अगर उसको रजिस्टर करते हैं, अगर आप वक्फ एक्ट के अंडर उसको एज अ वक्फ करके और उस मदरसे को चलाते हैं तो वो उसका सारा का सारा केयर टेकिंग राइट वक्फ के पास चला जाता है, चाहे वो वहां के एम्प्लॉयज की सैलरी हो या उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करना हो या मदरसे की रनिंग के लिए किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें चाहिए, वो सब वक्फ डिसाइड करेगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। लाइक अ वक्फ, बिकॉज अगर आप वक्फ की बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल यूज किया जाता है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अगर आपने किसी चीज को वक्फ कर दिया, अब आप उसके ऊपर कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं रखते। तो वैसे बहुत सारे स्टेट में जैसे वक्फ बोर्ड नहीं है जी, तो वहाँ पर आजाद मदारिस के लिए या जहाँ पर भी वक्फ बोर्ड है तरफ से जी, तो ऐसे में आपकी क्या सलाह है, क्या वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या सोसाइटी के तौर पे आप सोसाइटी या ट्रस्ट के तौर पे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के सामने आप उसको रजिस्टर करिए। दूसरा, आप उसकी प्रीमाइसिस को सिक्योर करिए। आप देखिए कि आप जिस प्रॉपर्टी पर वो चला रहे हैं वो प्रॉपर्टी किसी तरह से डिस्प्यूटिव ना हो, उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या मदरसे के नाम पर ही होना जरूरी है या कोई जैसे पर्सनल में डोनेट कर देते हैं जी तो उसके नाम से भी अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो चलेगा? देखिए, जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, अब यहाँ एग्जांपल वक्फ से रिलेटेड आता है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ को कर दी तो वो वक्फ अपना होल्ड रखता है इस प्रॉपर्टी पे। अब सिमिलरली आप इसकी बात करेंगे तो इसमें दो चीजें आती हैं कि एक ओनरशिप है, दूसरी लीज है। एक आदमी जो एक प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी ओनरशिप रखता है, उसने वो ये राइट दे सकता है किसी को भी कि आप इसके ऊपर मदरसा बनाइए या मस्जिद बनाइए, ठीक है, तो आप उसके ऊपर उसको प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ फॉर्म कर सकते हैं। ऑन द सेकंड पार्ट, अगर वो लीज कर रहा है, आपने किसी के पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है और वो उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहा है, आपने किसी को ऑफर किया कि हम इसको मदरसा या मस्जिद के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो वो आपको लीज भी कर सकता है। अभी जैसे नए अमेंडमेंट आए हैं जी,
वक्फ के ताल्लुक से, इसमें जैसे कि हमने सुना है, पढ़ा नहीं है, लास्ट में आप बताएंगे इसमें कि आप जो है अपनी प्रॉपर्टी वक्फ भी नहीं कर सकते, किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए नहीं दे सकते जी। तो अभी हम कैसे मदरसे के लिए डोनेट करें? अभी देखिए, उसके ऊपर डिस्कशन करना मेरे अकॉर्डिंग एज अ लॉयर अगर मैं आपको कहूँ तो ठीक नहीं है, क्योंकि द मैटर इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों के ऊपर बात नहीं किया है, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 चीजों के ऊपर अभी ऑब्जर्वेशन में है, जो 3 चीजें वक्फ बाय यूजर, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन वक्फ और रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ। अच्छा, जब अगर ये कानून अगर सुप्रीम कोर्ट यानी गवर्नमेंट के हक में फैसला दे देता है, तो जो पहले से आजाद मदारिस है और किसी सोसाइटी के तहत चल रहे हैं या अनरजिस्टर्ड है, क्या उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जो मदरसे अभी वो बात कर रहे हैं सिर्फ वक्फ एक्ट के लिए, तो वक्फ एक्ट से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मदरसे वक्फ से पीछे हैं। कई अभी जैसे हमने बात किया कि कई मदरसे चल रहे हैं, हमारा हमने एक ट्रस्ट बना लिया और उसी ट्रस्ट में हमने उस जमीन को दे दिया और उसी से चला रहे हैं जी, तो इस कानून का असर क्या ऐसे मदरसे पर भी पड़ेगा? नहीं, आजाद मदरसों पर वक्फ एक्ट से रिलेटेड कानून का असर नहीं पड़ेगा। जैसे एक मस्जिद है, किसी ने दे दिया, वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड देखिए, लेकिन वैसे ही रजिस्टर्ड वक्फ एक्ट सिर्फ और सिर्फ बाउंड है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो वक्फ से रिलेटेड है, यानी जो पहले से वक्फ है या वक्फ की जाएंगी। मान लीजिए देहात में एक मस्जिद है, तब तक उसकी सूरत हाल ये है कि भाई गाँव वालों ने चाहे यहाँ पर एक मस्जिद हो, फिर किसी ने कहा जमीन मैं दे देता हूँ, इस पर मस्जिद बना लो जी, तो ये एक जबानी वक्फनामा है जी, हमने उसको मस्जिद के नाम पर वक्फ किया। उसके अलावा उस मस्जिद का कोई भी कागज नहीं है, तो क्या ये नया कानून ऐसी मस्जिदों पर भी लागू होगा? देखिए, जो मस्जिदें या मदरसे वक्फ से रजिस्टर्ड हैं उनकी प्रॉपर वक्फ डीड बनाई जाती है, जो वक्फ बोर्ड इशू करता है। आप जो बात कर रहे हैं उसको हम वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि वक्फ में जो रजिस्ट्रेशन है ओरल वक्फ जैसा कुछ नहीं है। अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो वो गिफ्ट डीड यानी हिबानामा होती है। तो ऐसी इमारतों का और ऐसी मस्जिदों का क्या होगा? उन्हें आप रजिस्टर कराइए, सोसाइटीज के तौर पर या ट्रस्ट के तौर पर, क्योंकि ऐसा नहीं है मस्जिद की एक ट्रस्ट बनाई जाए, मस्जिद की एक सोसाइटी बनाई जाए, ट्रस्ट बनाई जाए, एक गवर्निंग बॉडी हो जो उसको रन करे, जो मस्जिद की सारे सूरत हाल देखे, मस्जिद में किस चीज की जरूरत है, मस्जिद को कैसे चलाना है। मान लीजिए कि मस्जिद हमारी जैसे चलती आ रही थी ऐसे ही चलाए हम, और उसको किसी के कानून के तहत रजिस्टर्ड ना करें, कोई गवर्निंग बॉडी ना बनाए उसकी, और फिर तामीरात वगैरह जो अखराजात वगैरह हैं उसके होते रहे, तो क्या ऐसी मस्जिदों पर भी कानूनी शिकंजा बिल्कुल कसा जा सकता है? क्योंकि आप तो इसमें सामने सरकार को खुद कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास कुछ नहीं है और आइए हमें पकड़ लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के तो मेरे ख्याल से 90% मसाजिद तो ऐसी। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सरकार इन्हीं चीजों के लिए तो कानून बना रही है, जो चीजें छूटी हुई हैं। तो इसकी वजह से मदारिस पर किशन जैसा मसाजिद पर जो है, आज मदारिस पर है, कल मस्जिद पर भी होगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किसी प्रॉपर्टी का, तो सरकार तो आपसे कहेगी कि ये प्रॉपर्टी आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। आप जब डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज का नहीं दिखाएंगे, कोई भी चीज हो, अगर आपका मोबाइल भी अगर जमीन पर गिर जाए, दूसरा आदमी उठा ले, तो आपके पास बिल नहीं होगा, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ये तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल लग रहा है और इसके ऊपर तैयारी करने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में एक्शन लेना शुरू किया तो बहुत सारी मसाजिदें हमारी ऐसी हमें हर चीज के लिए, देखिए, जो गवर्नमेंट हर चीज को कानून के तहत काम करके बना रही है, चाहे वो वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो या और चीजों के अंदर उनके रूल्स का लाना हो। तो यहाँ जरूरत है कि हम लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की, कि अगर गवर्नमेंट हमसे कल को किसी चीज के लिए आके कुछ मांगती है तो वो चीज हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर मौजूद है। जैसे हमारे पास आजाद प्राइवेट मदरसे हैं, अगर इसको हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहें या मसाजिद है उसको कराना चाहें, तो इसके लिए क्या क्या दस्तावेजात जरूरी होते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे सोसाइटी के तौर पे या ट्रस्ट के तौर पे, तो सबसे पहले आपकी एक सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए। दूसरा, जहां वो सोसाइटी चलेगी वो जमीन आपके नाम पे, उसकी ओनरशिप या लीज होनी चाहिए जहां आप उसको रन करेंगे। तीसरा, जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे या ऑलरेडी वो कंस्ट्रक्टेड होगी, तो उसके ऊपर जो पैसा लगेगा उसकी एक जनरल अकाउंट एंट्री होनी चाहिए
प्रॉपरली, ताकि आप किसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मौजूद न दें। वो उस ट्रस्ट के नाम से होगा, बिल्कुल ट्रस्ट के नाम से होगा, जो ट्रस्ट बनाई जाएगी, और उस ट्रस्ट का प्रॉपरली सालाना ऑडिट होगा, चाहे मस्जिद में 1 रुपया आए या 1 लाख रुपया आए। तो जो बुनियादी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके पास मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो एक आखिरी सवाल है आपसे, सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते जी, अभी जो मदारिस पर, मसाजिद पर और इस तरीके से जिनके कागजात नहीं बनाए गए हैं या उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए इससे पहले इजाजत नहीं ली गई है, देहात में जैसे कोई कॉर्पोरेशन नहीं होता है तो वहाँ कोई गवर्नमेंट का ऐसे कोई बॉडी भी नहीं होती जहाँ जाकर के इजाजत लें, तो ऐसे तमाम मसाजिद और मदारिस के लिए आप क्या राय देंगे? देखिए, जो मदरसे आजाद मदरसे चल रहे हैं, सरकार ने जो सर्कुलर या नोटिस के तौर पे उन मदरसों को दिया है जिनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो अंडर एनसीपीसीआर मांगे हैं, ठीक है। उसमें कई तरह की उनकी क्वेरीज हैं जिससे उन्होंने कहा है कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड कराइए। मेरा इस पे मानना ये है, और मैं आपसे और जैसे आपकी तंजीमें हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मदरसे के लिए अगर हम सरकार से कोई मदद नहीं चाहते हैं तो हमें मदरसे के लिए अपना एक बोर्ड जो पैन इंडिया होना चाहिए वो हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा, लाइक यूजीसी। यानी पूरे इंडिया के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जो मदरसों को रन करे। मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे तबके हैं, और सबके लिए, बल्कि एक ही तबके में एक ही फिरके में ऐसा बोर्ड बनाना तो बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं आप उसको बचाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर अभी जिस तरह की सूरत हाल सामने आ रही है उसके लिए हर मदरसे को चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन से लेकर अपना कंप्लीट पेपर वर्क अपने पास मौजूद रखे। कम से कम कितने पेपर कागजात तैयार? कम से कम देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर 1, दूसरा आपकी प्रॉपर्टी पे ओनरशिप या लीज क्या है उसका पेपर, ठीक है, जमीन के कागजात, तीसरा कि आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक अकाउंट रजिस्टर जिसमें उनकी एंट्री हो, चौथा आपके परमानेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कि आपके मदरसे में कितना पैसा आ रहा है और उसकी सोर्स क्या है। अकाउंट पे जैसे बात याद आई कि बहुत सारे लोग पर्सनल यूपीआई दे देते हैं, अपना अकाउंट दे देते हैं। जी, मोहतिब ने अपना दे दिया, जिम्मेदार ने अपना दे दिया, उस्ताद ने अपना दे दिया। बिल्कुल। तो ये कानूनी एतबार से कहाँ तक सही है? कानूनी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर पैसा लेंगे और ट्रस्ट बनी होगी तो आप उसका ऑडिट कराएंगे। अब आपके पास अगर 1 रुपया भी यूपीआई के जरिए आता है या 10 रुपए भी आते हैं तो उस यूपीआई का ट्रांजैक्शन नंबर होता है, वो ट्रांजैक्शन नंबर आपके अकाउंट रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए जिससे आप उसका सोर्स ऑफ फंडिंग सामने शो कर सकें कि कल को अगर आपसे कोई पूछता है तो आपके पास उसका सोर्स मौजूद हो। लेकिन अगर कोई पर्सनल पर करता है तो क्या नुकसान है या नहीं करना चाहिए? नहीं, पर्सनल पर अगर आपके किसी ने पैसा दिया है, वो पैसा आपने वहां ट्रांसफर किया, तो वो पैसा जो आपने वहां दिया है मदरसे में या मस्जिद में जो आपके पास आया पर्सनल अकाउंट में, उस पैसे का आपसे रिलेटेड जो अकाउंट स्टेटमेंट हो वो एक स्नैपशॉट या उसका फोटोग्राफ मदरसे के या मस्जिद के अकाउंट रजिस्टर पे मौजूद होना चाहिए जिससे उसकी सोर्स पता चले। उसमें कुछ वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि नहीं? कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा आया है और आपने मदरसे में दिया है, आपके पास आया तो सामने वाले का अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होगा कि ये उसने मुझे ट्रांसफर किया है। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका भी मौजूद होगा, तो आप इसको वहां अगर अकाउंट मेंटेन करके रखेंगे। सवाल ये था कि जैसे मस्जिद के लिए कोई पैसा दे रहा है या मदरसे के लिए कोई पैसा दे रहा है, तो सामने वाला कह रहा है कि भाई हमको मस्जिद या मदरसे का अकाउंट दीजिए जी, तो मस्जिद और मदरसे का जो ट्रस्ट अकाउंट है वो तो है मौजूद, लेकिन सहूलत के खातिर वो कह देता है कि भाई मेरे ही खाते पर भेज दीजिए, तो फिर उसके पर्सनल खाते पर भेज देता है, फिर वो खर्च करता है उसमें। ये जो ट्रस्ट का अकाउंट है उसमें ये ट्रांजैक्शन मेंशन नहीं हुआ। ओके, तो ऐसा करना क्या इलीगल है? इलीगल है, इससे बचना चाहिए। अगर आप, क्योंकि देखिए, आप जिस चीज के लिए पैसा मंगा रहे हैं, जिस चीज के लिए आपके पास पैसा आया है, वो पैसा प्रॉपर उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। अगर आप उस पैसे को, अब चाहे आपने वो पैसा इस्तेमाल किया कहीं भी, मस्जिद में ही आपने या उसके इस्तेमाल में आपने उसको यूज किया और पैसा आपके अकाउंट डायरेक्ट अकाउंट स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें इलीगैलिटी कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स रूल्स के अगेंस्ट है। तो चलिए, ये तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब आकिब बेग साहब, उन्होंने बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात हमें दी। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ इनकी खिदमत हासिल करेंगे, और अगर आपके भी कोई सवालात हैं अपने मदरसे के ताल्लुक से, मस्जिद के ताल्लुक से, और कोई भी कानूनी मशवरा चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, अपना राब्ता नंबर दे सकते हैं।
और आप जो भी इसमें डिस्कस करेंगे अपने मौजू को रखेंगे तो इंशाअल्लाह किसी वीडियो में उसको ज़रूर शामिल करेंगे। जज़ाकल्लाह।